हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल पर। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एमसीक्यू कराने जा रही हूं जो जूलॉजी का है। आप सब इसे जरूर देखें। ये 3 पार्ट में कोशिश करूंगी पूरा एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व हो जाए। और चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज ए बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड, यानी कि जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड लगते हैं उनको क्या कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड या एसिडिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि अमीनो एसिड में जो भी बॉन्ड लगते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड आप जानते ही हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, जो आपके चार्ज आयन होते हैं उन पे लगते हैं। एसिडिक आपके जो भी आपके एसिडिक मॉलिक्यूल है, जैसे आपके कैल्शियम हो गए या फिर HCl अगर कर दिए, HCl में तो ये माइनस और प्लस, इनके बीच में जो बॉन्ड लगते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, एसिडिक बॉन्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटीन के पक्ष में क्या है, सही है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है प्रोटीन के लिए। तो उसमें क्या लगते हैं, अभी बताए हैं कि आयनिक बॉन्ड है कि एसिडिक बॉन्ड है या पेप्टाइड बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी, पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि अमीनो एसिड के बीच में हमेशा कौन से बॉन्ड लगते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड कंबाइन विथ विच बायोमॉलिक्यूल्स। इनमें से न्यूक्लिक एसिड किस बायोमॉलिक्यूल से क्या होता है, कंबाइन होता है। तो फैट से होता है, लिपिड से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है या प्रोटीन से होता है। तो न्यूक्लिक एसिड ऐसा मॉलिक्यूल है सिर्फ और सिर्फ किस बायोमॉलिक्यूल से, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ही कंबाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ए फाइब्रस प्रोटीन। इनमें से कौन फाइब्रस प्रोटीन है, कोलेजन है, ग्लोब्यूलिन है या हीमोग्लोबिन है या नल, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कोलेजन। कोलेजन ही आपका क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन है। बाकी ये दोनों आपके कैसे हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पाल्मिटोइक एसिड इज फैटी एसिड है या न्यूक्लिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, जो पाल्मिटोइक एसिड है वो आपका क्या है, एक फैटी एसिड है। न्यूक्लिक एसिड आप जान ही रहे, न्यूक्लिक एसिड आपका क्या आ जाएगा, यानी कि RNA हो गया आपका या DNA हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एक क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है which contain क्या, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके पास क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और ये किससे अटैच होता है, अटैच विद R ग्रुप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सबसे ज्यादा एबंडेंट लिपिड सेल मेम्ब्रेन में किसका होता है, कोलेस्ट्रॉल है या फास्फोलिपिड है या प्रोटीन है या ट्राइग्लिसराइड्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, फास्फोलिपिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑलिगोसैकेराइड्स कंटेन, यानी कि इनमें से ऑलिगोसैकेराइड्स के पास क्या रहता है, 2 मोनोसैकेराइड्स या 2 मोनोसैकेराइड्स या 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स या नो मोनोसैकेराइड्स या नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, बी, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। कैसे, जैसे देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप को अगर देखा जाए तो मेनली वो आपके 3 टाइप्स में होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका है क्या, मोनोसैकेराइड्स, दूसरा क्या है, ऑलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। ओके, और ये ऑलिगोसैकेराइड्स को ही अगेन डिवाइड किया गया किसमें, डाइसैकेराइड्स में और ट्राइसैकेराइड्स में। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक अगर उसमें मोनोसैकेराइड्स हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑलिगोसैकेराइड्स। तो इसीलिए इसमें क्या पूछ रहा है, ऑलिगोसैकेराइड्स तो क्या हो जाएगा, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है मिल्क शुगर इज, इनमें से मिल्क शुगर कौन सा है? तो आपको पता ही है मिल्क शुगर तो लैक्टोज ही है। बाकी ये भी जान लीजिए लैक्टोज आपका कैसा होता है, ये आपका क्या है, डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स है। ग्लूकोज फ्रक्टोज ये आपके दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं। और सुक्रोज भी आपका क्या है, डाइसैकेराइड्स है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अ फंक्शनल कीटोन ग्रुप आर नोन एज, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको कीटोन से समझ लेंगे क्या हो जाएगा, कीटोजेस। क्योंकि एलो अगर जुड़ा एलो ग्रुप रहेगा तो एलोजेस, और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे तो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एल्डिहाइड ग्रुप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which is the most abundant biomolecules on earth, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा abundant biomolecules कौन सा है? तो ये जानते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आपके प्रोटीन आ जाते हैं, मिनरल्स, लिपिड्स, ये सब आपके उसके बाद के बायोमोलिक्यूल्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड्स विच इज मेड अप ऑफ, यानी कि सुक्रोज अभी आपको बताया कि सुक्रोज क्या है, एक आपका डाइसैकेराइड्स है, ठीक है। तो पूछा है वो किसका बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, ग्लूकोज एंड लैक्टोज से, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से, या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके क्या मिलकर बनाते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज। उसके बाद ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं आपके, माल्टोज, माल्टोज। और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज। ये सारे के सारे आपके डाइसैकेराइड्स हैं। और ग्लूकोज एंड अगर लैक्टोज की बात करें तो ये आपको अगर याद होगा तो लैक्टोपेरॉन मॉडल में ये चीज देखने को मिलता है। वहां पे ये लैक्टोज क्या करता है, वो क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन से क्या करेगा, बाइंड करता है, रिप्रेसर मतलब बाइंड विथ रिप्रेसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, इनमें से सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी, ग्लाइसिन ही आपका सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which of the following carbohydrates not a sugar, इनमें से ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स दिए हैं इनमें से पूछा कौन सा सुगर नहीं है। तो आपको पता है ग्लूकोज भी सुगर है, फ्रक्टोज भी है, लैक्टोज भी है, लेकिन सेलुलोज आपका क्या है, वो सुगर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which of the following is a non reducing sugar, यानी कि इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग सुगर है, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो ये आपके गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारे आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन ये सुक्रोज जो है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर की तरह वर्क नहीं करता, इसलिए क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फास्फोलिपिड कंटेन, यानी कि इनमें से फास्फोलिपिड के पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, सही है। लॉन्ग वाटर सोल्यूशन, लॉन्ग वाटर सॉल्युबल कार्बन चेन, नहीं। पॉजिटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप, नहीं, या बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि फास्फोलिपिड में सबसे क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। और हेड में क्या होता है, एज अ वाटर, यानी कि हेड की तरफ कौन वर्क करता है, कौन वर्क करेगा, एज अ वाटर, यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड क्या है, वाटर है। और हाइड्रोफोबिक टेल इसमें क्या होगा, एज अ फैटी एसिड, एज अ फैटी एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इनमें से नेचुरली अगर हम लोग प्रोटीन को कंसिस्ट करें तो कौन सा रहेगा आपका नेचुरली, इसमें नेचुरली प्रोटीन कौन सा है, एल एमिनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है when few amino acids are joined by few peptide linkage then it is known as, अगर आपके कुछ पेप्टाइड लिंकेज हैं, अगर उनमें कुछ एमिनो एसिड क्या है,
किसके द्वारा ज्वाइंट हो रहा है, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, तो उनको हम क्या टर्म देंगे। तो अब आपको बताया है ना कि इसमें कोई नाम नहीं दिया कि 1 है, दो मतलब 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। फ्यू कहा है, यानी कि फ्यू पेप्टाइड लिंकेज की बात कर रहा है। और कितने अमीनो एसिड, फ्यू अमीनो एसिड, यानी कंफर्म नहीं है इनके नंबर, तो इसलिए मोनो तो नहीं होंगे क्योंकि एक की बात नहीं किया, 2 भी नहीं बोला तो डाई भी नहीं होंगे, 3 की भी बात नहीं है तो ट्राई भी नहीं होंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑलिगोपेप्टाइड, क्योंकि पता ही है ऑलिगो में 2 टू आपके 7 तक हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्फोलिपिड, इसमें से कौन फास्फोलिपिड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी लेसिथिन। फास्फोलिपिड मतलब क्या, ऐसे लिपिड जो फास्फेट ग्रुप से अटैच हो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेसिथिन। आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये एक आपका प्रिंसिपल स्टेरॉल है, एक तरह का ये आपका प्रिंसिपल स्टेरॉल है। अब आप ये पूछेंगे स्टेरॉल क्या है, यहाँ जैसा कि दिया भी है, तो स्टेरॉल आपका क्या है, स्टेरॉल आपका लार्ज ग्रुप ऑफ लिपिड, ओके, लार्ज ग्रुप ऑफ लिपिड। और स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड आपका एक मैन मेड वर्जन ऑफ हार्मोन है, ऑफ हार्मोन, और किससे प्रोड्यूस होता है, विच प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड। और ये आपका एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, अबव द किडनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इनमें से सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, तो क्या है, ये आपका ग्लाइसिन है जो आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर, इनमें से किस टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसको डिटरमाइन करेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आपका क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या क्रिप्टोनिक्स एक्सरे विजन या एमआरआई या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। और आपका क्रिप्टोनिक्स एक्सरे विजन, ये आपका किसके लिए यूज होता है, डिटेक्शन, ये किसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्शन ऑफ मतलब कैंसर के लिए यूज कर सकते हैं, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, इसके लिए यूज करेंगे। एमआरआई आप जानते ही हैं कि एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और पता ही है इसका यूज किसके लिए किया था, कि एक तरह से ह्यूमन बॉडी का जो पूरा पार्ट है उसका एक तरह से 3D इमेज लिया जाता है इसके द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसके लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। पहले ये बताइए सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहते हैं, ऐसा फैटी एसिड यानी कि जो किससे, सिंगल बॉन्ड से, जो सिंगल बॉन्ड से यानी कि उसके जितने भी कार्बन है वो किससे सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड होंगे, उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इनमें से कौन सा है, लिनोलेइक एसिड या प्रोसिकिक एसिड, उसके बाद है पाल्मिटिक एसिड या ओलेइक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पाल्मिटिक एसिड, यही आपका क्या है, सैचुरेटेड है, बाकी सारे आपके अनसैचुरेटेड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाल्मिटिक एसिड इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी बताया कि क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है विथ हाउ मेनी कार्बन एटम्स, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, पूछ रहा कितने कार्बन एटम यूज होते हैं, तो 10 है, 12 है, 14 है या 16 है। तो अगर आप देखें तो अगर इनका अगर फॉर्मूला ही लिख लें तो क्या होता है, C16H32O2। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि क्या है, इसका 16 है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी बना दें तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 का
14 और उसके बाद से C आपका, फिर OH और यहाँ पे O। तो ये आपका हो जाएगा किसका, पालमिटिक एसिड का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which type of fatty acid is commonly found in animal product like meat and butter? इनमें से कौन सा फैटी एसिड है जो कॉमनली किसमें पाया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट में, जैसे मीट में हो गया उनके, या तो बटर में हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो क्या होता है वो मीट और बटर में पाए जाते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है Which of the following types of phospholipid is most abundant in biological membranes? इनमें से सबसे ज्यादा abundant biological membrane कौन सा है, वो भी किसमें, फास्फोलिपिड में। तो ऑप्शन क्या है, फास्फेटाइडिल सेरीन या फास्फेटाइडिल कोलिन या फास्फेटाइडिल एथेनॉल एमीन या फास्फेटाइडिल इनोसिटॉल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फास्फेटाइडिल कोलिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which of the following is a characteristic of conjugated protein? इनमें से कौन conjugated protein है? तो ऑप्शन है they are composed of only amino acid, यानी कि जो conjugated protein है उनका characteristic feature पूछ रहा है, तो क्या कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, amino acid के बने होते हैं, या they are insoluble in water, या फिर जो conjugated protein है water में insoluble है, या they consist of a protein portion and non protein portion, यानी कि उनके पास दोनों पोर्शन होते हैं, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन द बॉडी, यानी कि ये क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर क्या होता है, फंक्शनल, किसके लिए, कंपोनेंट इन द बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन एंड प्रोटीन पार्ट, यानी कि इनमें दोनों पोर्शन होते हैं, प्रोटीन भी होता है प्लस नॉन प्रोटीन पोर्शन भी होता है, किसमें, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ ए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, यानी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में इनमें से ऐसा कौन सा पोर्शन है जो क्या है, वो नॉन प्रोटीन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीमिन, यानी हीमिन ही आपका, यानी हिम कह सकते हैं, वो क्या है, आपका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है। बाकी आपकी कोलेजन, क्रिएटिन और इंसुलिन आपकी क्या है, एक तरह से प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इनमें से कौन बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट नहीं है, यानी फैटी एसिड का क्या बीटा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका टी, पायरुवेट ही आपका नहीं है, इसमें से क्या नहीं है, फैटी एसिड है बीटा ऑक्सीडेशन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड अकर्स एट द, यानी कि ओमेगा ऑक्सीडेशन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पे होता है, अल्फा कार्बन पे, ओमेगा कार्बन पे, बीटा कार्बन पे या गामा कार्बन पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बीटा कार्बन ही जो होता है वहां पे क्या होता है आपका ओमेगा ऑक्सीडेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच कंडीशन ऑक्सीडेशन इज स्टिमुलेटेड, इनमें से किस कंडीशन पर जो ऑक्सीडेशन क्या होता है वो स्टिमुलेट होता है। तो आपका स्टार्वेशन के ही दौरान क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टिमुलेट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल में कार्बन एटम कितने होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 27 होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो वनस्पति घी हम यूज करते हैं वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा उसको बनाया जाता है। तो रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन या ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन या हाइड्रोजिनेशन या सैप्लिफिकेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं। रिडक्शन पॉलीमराइजेशन आप जानते हैं, रिडक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना होगा। और आपका सैप्लिफिकेशन जान ही रहे हैं क्या, सोप फॉर्मेशन, साबुनीकरण जिसको बोलते हैं, यहाँ साबुन का निर्माण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स अकर्स इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि एंजाइम सेल में किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्या होगा आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में, कोलाइड्स के या क्रिस्टल के या फिर आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, कोलाइड्स। कोलाइड्स के फॉर्म में क्या होते हैं, एंजाइम हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है
who proposed lock and key hypothesis for mechanism of enzyme action। एंजाइम एक्शन के लिए जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो फिशर के द्वारा, सदरलैंड या समनर या कोस्टलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, एमिल फिशर के द्वारा क्या होता है? लॉक एंड की हाइपोथेसिस दिया गया था। और सदरलैंड कौन है? ये आपके अमेरिकन, ये क्या थे? अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट। और समनर अमेरिकन लॉयर थे। और कोस्टलैंड क्या थे? ये बायोकेमिस्ट थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिशर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम विच कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, मतलब कैटलाइज करता है, दोनों फंक्शन को जो क्या परफॉर्म करता है, ऑक्सीडेशन भी करेगा और उसके साथ साथ रिडक्शन भी करेगा। तो आप जानते हैं इनको क्या कहेंगे? ऑक्साइडो रिडक्टेज। और ट्रांस एमिलेज भी क्या होगा? ये क्या है आपका? अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की तरह वर्क करेगा। और ग्लूटामाइन सिंथेटेस, ये क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामाइन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामाइन। और वहीं पे अगर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की बात करें तो ये क्या परफॉर्म करेगा? तो ये क्या करेगा? ये फास्फोरिलेट करता है किसको? फ्रक्टोज काइनेज को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फास्फोरिलेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब इसमें जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये क्या करेगा? फ्रक्टोज को फास्फोरिलेट करेगा किसमें? ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एपो एंजाइम, यानी कि इनमें से कौन एपो एंजाइम है? तो आपको हम थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बता देते हैं। जो एंजाइम होते हैं, अगर उनको देखा जाए टाइप्स ऑफ एंजाइम, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल एंजाइम, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाएंगे। तो सिंपल एंजाइम ऐसा एंजाइम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? प्रोटीन पार्ट। और पता है सिंपल एंजाइम को ही रियल एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप था। और दूसरा आपका होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम में भी 2 पार्ट होते हैं। ये किससे किससे मिलकर बना था? इसमें प्रोटीन पार्ट भी होते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, क्योंकि जो आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं उनका नेचर होता है वो सबसे बॉन्ड बनाकर रखते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो प्रोटीन पार्ट है ये वैसे अब बिना नॉन प्रोटीन पार्ट के फंक्शनल नहीं होगा, यानी कि इनको फंक्शनल कौन बनाता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। बिना इसके इनका कोई काम नहीं हो सकता है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, अब इसके बाद से देखिए कॉन्जुगेटेड एंजाइम को भी इन्हीं कोई क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम कहिए या होलोजाइम कहिए, होलो एंजाइम भी कह सकते हैं आप। और होलो एंजाइम में ही, यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम को क्या बोलेंगे? होलोजाइम। और जो प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपोजाइम, या एपो एंजाइम, जो आपकी इच्छा हो वो कह सकते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। ओके, अब देखिए यहां से भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है होलोजाइम किससे किससे मिलकर बना था? तो एपोजाइम प्लस कोफैक्टर से, ठीक है। अब जो कोफैक्टर है वो भी फिर से डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में। आपके एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। अब देखिए ऑर्गेनिक में भी
ये दो तरह का रिएक्शन शो करते हैं। एक होता है क्या कि अगर कोफैक्टर जो है अगर एपो एंजाइम से लूजली पैक होगा, यानी कि व्हेन लूजली पैक, व्हेन लूजली, अगर लूजली बॉन्ड बनाएगा, लूजली बॉन्ड बनाएगा तो उसको बोलेंगे क्या हम, को एंजाइम, को एंजाइम। लेकिन अगर वही टाइटली बॉन्ड होगा किससे, एपोजाइम से, तो हम उसको क्या बोल देंगे, तब उसको टर्म दे देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। यानी कि क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आपके प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट है, और नॉन प्रोटीन पार्ट को ही बोलते हैं एपोजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर को भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक भी फिर से डिवाइड, ऑर्गेनिक में भी दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं। अगर कोफैक्टर एपोजाइम से एकदम लूजली पैक हो, यानी कि उनको आसानी से निकाला जा सके, तब उनको क्या बोलेंगे, क्या टर्म देंगे, को एंजाइम। अगर वो टाइटली बॉन्ड होंगे तो उन्हें बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में भी आपके कौन कौन आ जाते हैं, इसमें भी मेटल आयन भी आते हैं, आपके नॉन मेटल भी आते हैं, यानी कि मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो अब आप यहाँ से अपना आंसर क्लियर कर सकते हैं। यानी कि एपोजाइम क्या है आपका, प्रोटीन पार्ट, यानी कि ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम। ओके, और नॉन प्रोटीन ग्रुप आपका कोफैक्टर हो जाएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो ऐसा ऑर्गेनिक ग्रुप जो क्या होगा, टाइटली बॉन्ड होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, टाइटली बॉन्ड विथ एपोजाइम। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कंफर्म है एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, इनमें से कौन राइबोजाइम है, मतलब एक को छोड़कर सारे के सारे राइबोजाइम है, लेकिन एक इसमें से राइबोजाइम क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, डीएनए है, आरएनए, एंजाइम या प्रोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि अगर यहाँ पे एज जुड़ा होता तो आपके राइबोजाइम हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे जुड़ा एज नहीं है, डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड का नाम ही दे दिया है, तो आपका बी इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म एंजाइम इज क्वाइंड बाय, इनमें से एंजाइम टर्म किसने दिया था, तो ये आपको पता है, पूंजी के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम नोन एज, यानी कि जो फैट है वो जिस एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज किया जाता है उसका क्या नाम है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है या कैटालेज है। तो लाइपेज के ही द्वारा क्या करते हैं, हम फैट को हाइड्रोलाइज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of an allosteric enzyme, इनमें से कौन एलोस्टेरिक एंजाइम का एग्जाम्पल है, पेप्सिन, डीएनए पॉलीमरेज, प्रोटीएज या लाइपेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, लाइपेज। ये आपका क्या होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोकाइनेज इज एप्लीकेबल टू, यानी कि फास्फोकाइनेज किस पे अप्लाई होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है, तो सिंपल एंजाइम के लिए या कॉन्जुगेटेड एंजाइम के लिए, ऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम या इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कॉन्जुगेट एंजाइम के लिए क्या होता है, फास्फोकाइनेज जो होता है एप्लीकेबल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनी मॉलिक्यूल which acts directly on enzyme to lower its catalytic activity is called, यानी कि कोई भी एंजाइम अगर वो डायरेक्टली एक्ट करे किसी भी एंजाइम पर उसके लोअर कैटालिटिक एक्टिविटी पर, तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या टर्म देंगे, वो क्या है, रेगुलेटर की तरह कार्य करेगा या इनहिबिटर की तरह या रिप्रेसर की तरह या मॉडरेटर की तरह। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, इनहिबिटर ही क्या करेगा, डायरेक्टली एक्ट करेगा किस पे, कैटालिटिक एक्टिविटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग इनहिबिटर, यानी इनहिबिटर के रिगार्डिंग, यानी इनहिबिटर के टर्म में इसमें से कौन सा टर्म सही है। तो कह रहा है, इट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, यानी कि ये क्या हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। उसका कह रहा है, इट कैन बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी कि ये कंपटीशन भी करता है और नहीं भी करेगा। और सी है बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि रिवर्सिबल भी है प्लस कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
The enzyme that differs in amino acid sequence but catalyzes the same reaction is, यानी कि ऐसा एंजाइम जिनके अगर उनके सीक्वेंस देखे जाए अमीनो एसिड के, वो क्या हो जाएंगे, वो आपके डिफरेंट होंगे सीक्वेंस उनके, लेकिन अगर उनका रिएक्शन देखेंगे कैटालिटिक रिएक्शन, वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो उनको क्या कहेंगे, को फैक्टर कहेंगे। आपको को फैक्टर बताए हैं, आइसोजाइम, एपोजाइम या कोएंजाइम, ये सब आपको बता दिए हैं। तो इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आइसोजाइम ही आपका क्या होता है, उनका अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है डिफरेंट होता है, लेकिन उनके रिएक्शन सेम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइसोजाइम। वैसे भी आइसो से समझ लीजिएगा सेम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड प्योरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पहली बार आइसोलेट किया गया था, किस फॉर्म में, उनको प्योरीफाई भी किया जाता है और उनको क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट भी किया गया था, यानी अलग किया गया था। तो किस फॉर्म में किसको किया गया था, पेप्सिन को, यूरियास को, या आइसोजाइम को, या एमाइलोज को। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यूरिएज। यानी यूरिएज को ही क्या किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किए थे, उनको प्योरीफाई भी किए थे और उनको क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट भी किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following reaction is catalyzed by lyase, यानी कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है वो लाइएज के द्वारा कैटलाइज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, ए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या राइबोन्यूक्लियस के द्वारा, या इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के द्वारा, या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो किसके द्वारा किया था, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम यूजुअली, यानी कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर, इनहिबिटर का क्या मतलब होता है, यानी अवरोधक, इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है, ए आपका है पार्टिसिपेट्स इन फीडबैक रेगुलेशन, या डीनेचर्स द एंजाइम, या इज अ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, या कॉजेज द एंजाइम टू वर्क फास्टर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए पार्टिसिपेट्स इन फीडबैक रेगुलेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम नेम डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि ऐसा एंजाइम जिसका क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज, रिफर्स टू, इसके लिए रिफर्स किया जाता है इट्स फंक्शन इन कैटलाइजिंग, यानी कि इसको कैटलाइज करने के लिए सिंथेसिस ऑफ विच मॉलिक्यूल, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किस मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि उनका अगर सिंथेसिस करना है तो इसमें किसका सिंथेसिस करता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो ऑप्शन है प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोहाइड्रेट्स का, या लिपिड्स का। तो आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए आपका न्यूक्लिक एसिड से ही रिलेटेड है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज, इनमें से कौन एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग, यानी कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैटलाइजिंग के लिए। और क्या चीज, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हमको एटम को मॉलिक्यूल में अरेंज करना है तो इनमें से हम किस, यानी कि इनमें से किस क्लास का यूज करेंगे। तो ऑप्शन क्या है, आइसोमरेज, लाइगेज, या हाइड्रोलेज, या लाइएज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आइसोमरेज। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, एटम को रीअरेंज करते हैं, लाइगेज के द्वारा तो ब्रेक डाउन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसो एंजाइम कैन बी सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय, इनमें से जो आइसो एंजाइम है वो किसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, क्रोमेटोग्राफी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, या इलेक्ट्रोफोरेसिस, या मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या करेंगे, किसी भी एंजाइम को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, इसमें आप प्रोटीन का डिटेक्शन करते हैं, यानी कि डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए आरएनए। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किसी भी मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं, उनके वेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, वेट का क्या कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट नहीं करता, पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, या कलर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये उस पर अफेक्ट नहीं करता, बाकी ये सारे के सारे एंजाइम पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था।
तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी के पार्ट अगले वीडियो में। तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।